मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग जुड़ जाते हैं। और पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन के साधन के बारे में, जब उत्पादन के साधन के बारे में मैंने बताया था तो आप लोग कहा था कि उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन है, जिसमें से भूमि को कल हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम पर। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा श्रम। श्रम की बात करते हैं तो श्रम जो है उत्पादन का एक सक्रिय साधन माना जाता है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। सक्रिय साधन क्यों कहा जाता है कि कल हमने आप लोगों को बताया था भूमि के बारे में कि भूमि चूंकि स्थिर है, भूमि निर्जीव है, यह कोई क्रिया नहीं करती है, इसलिए निष्क्रिय साधन है। श्रम जो मानव या अन्य जीव जंतुओं द्वारा लगाया जाता है, तो मानव या अन्य जीव जंतुओं द्वारा लगाया जाता है, तो ये जो सजीव हो गया, यह क्रिया कर रहा है, इसलिए यह उत्पादन के एक सक्रिय साधन है। अब श्रम की बात करते हैं हम लोग, तो भूमि के बाद श्रम ही उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। किसी भी प्रकार के उत्पादन को बिना श्रम के पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी प्रकार का उत्पादन बिना श्रम के संभव नहीं है। श्रम को हम लोग अध्ययन के दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं, अर्थात अध्ययन के दृष्टि से श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक श्रम और एक मानसिक श्रम। जब कहने का मतलब हम लोग कुछ कार्य करते हैं, जैसे किसान के द्वारा खेतों में काम किया जाता है, हल जोता जाता है, उसका गोहट बनाया जाता है, धान की रोपनी की जाती है, बीजड़ा कबारा जाता है, तो ये शरीर के द्वारा किया गया श्रम होता है, इसलिए इसको शारीरिक श्रम कहेंगे। मकान बनाने के लिए मजदूरों द्वारा किया गया काम, वो शारीरिक श्रम कहलाता है। और मानसिक श्रम जिसमें हम लोग अपने मस्तिष्क के प्रयोग करते हैं, जैसे एक शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाया जाता है तो वह शारीरिक श्रम न करके मानसिक श्रम किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा आपको जो दवाएं की जाती है, तो इस प्रकार श्रम 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक मानसिक श्रम और दूसरा शारीरिक श्रम। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि श्रम को 2 भागों में बांट करके देखा जाएगा। अब श्रम की परिभाषा की बात करते हैं तो प्रोफेसर मार्शल ने श्रम के बारे में क्या कहा कि श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए। यानी कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि श्रम का मतलब क्या है, मनुष्य के आर्थिक क्रिया, यानी जो धन कमाने के उद्देश्य से किया गया वह क्रिया, चाहे वो हाथ से करे या मस्तिष्क से करे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा होता है, तो वह क्रिकेट खेलने के लिए पैसा लेता है, वो आर्थिक दृष्टि से वो खेल रहा है, इसलिए वह एक श्रम है। लेकिन वहीं हम लोग मनोरंजन के लिए जब अपने गांव में क्रिकेट खेलते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो यह हमारा जो है श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, उत्पादन के साधन के अंतर्गत नहीं आएगा। उसी तरह मान लीजिए हम मनोरंजन के लिए कहानी किताब पढ़ रहे हैं, तो ये उत्पादन के साधन के अंतर्गत ये श्रम नहीं आएगा। लेकिन वही अध्ययन हम लोग आर्थिक दृष्टि से कर रहे हैं, यानी पढ़ करके पूंजी कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, चाहे उसके बदले पूंजी कमा रहे हैं, तो इसको उत्पादन के साधन के अंतर्गत इस श्रम को गिना जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि भूमि के बाद दूसरा जो सबसे जरूरी और आवश्यक साधन था वह श्रम ही है। उत्पादन के लिए श्रम की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। जैसे खेतों के लिए, खेतों में हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक जो है ना काम करना पड़ता है, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब खेती के लिए जो श्रम का व्यवस्था किया जाता है, तो जो छोटे किसान होते हैं या जो मंझोले किसान होते हैं, वे अपने और अपने परिवार के साथ खेतों में काम करके उपलब्ध श्रम का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो भूमिहीन किसानों को, खेतीहर मजदूरों को जो है ना कि अपने खेतों में काम करवा करके श्रम की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्पादन के जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसमें श्रम सबसे अत्यधिक होता है। अब इसी श्रम के अंतर्गत एक शब्द आता है मजदूरी।
कि मजदूरी क्या है। तो मजदूरी के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है मजदूरी कहलाता है। यानी सरल शब्दों में इसको जाने तो जब कोई काम करता है और उस काम के बदले में उसे जो भी धन मिलता है, चाहे अनाज के रूप में या रुपए पैसे के रूप में, वह उसकी मजदूरी कहलाती है। यानी किए गए श्रम यानी परिश्रम के एवज में जो कुछ भी हमें मिलता है वही मजदूरी कहलाता है। तो ये था हमारा उत्पादन का दूसरा साधन श्रम। उत्पादन का एक तीसरा साधन, चूंकि 5 साधनों की बात किए थे, तो तीसरा साधन पूंजी होता है, अर्थात कैपिटल। पूंजी अर्थात कैपिटल। अब हम जब पूंजी की बात करते हैं तो जो ही हम लोग कहीं पूंजी शब्द सुनते होंगे तो हमारे मस्तिष्क में रुपए और पैसे की बात आती होगी। पूंजी का मतलब हम लोग क्या लगा लेते हैं, रुपया और पैसा। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में निकाला जाता है। यानी पूंजी का मतलब बहुत व्यापक हो जाता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में पूंजी की बात करें तो पूंजी का मतलब हुआ कि उत्पादित धन का वह भाग। पूंजी का मतलब क्या है, उत्पादित धन का वह भाग जिसका प्रयोग हम लोग अधिक से अधिक लाभ कमाने, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग पूंजी कहते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब बीज, कच्चा माल, मशीन, कल कारखाने, मकान, इन सब का प्रयोग करके हम और अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये पूंजी के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी पूंजी के अंतर्गत केवल रुपए पैसे ही नहीं आए, उसके अंतर्गत कच्चा माल भी आ गया, बीज भी आ गया, हल बैल भी आ गया, मशीन भी आ गया, कल कारखाना भी आ गया। ये सारे के सारे चीजों को मिला करके पूंजी कहा जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है पूंजी कहलाता है। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन उत्पादन के लिए किया जाता है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर हम लोग इसकी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में देखें तो प्रोफेसर मार्शल ने पूंजी के बारे में क्या कहा, तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि प्रकृति के निःशुल्क देन को छोड़कर, यानी इन्होंने क्या कहा, प्रकृति के निःशुल्क देन को छोड़कर जो कहने का मतलब कि जो भी चीजें हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्राप्त हुआ है उन चीजों को छोड़ करके वह सभी जिससे आय प्राप्त होती है, छोड़कर वह सभी जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाता है। पूंजी कहलाता है। आई बात समझ में। यानी पूंजी किसको कहा गया, प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में जो है ना कि प्रकृति की निःशुल्क देनों को छोड़ करके, कल हम लोग ने प्रोफेसर मार्शल की एक परिभाषा में ये जाना था कि प्रकृति की निःशुल्क जो देन है उसको हम भूमि के अंतर्गत गिनते हैं। तो उन सबको छोड़ करके और जितने भी चीजें हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वह पूंजी कहलाता है। आ रही होगी बात समझ में। तो कहने का मतलब उत्पादन के साधन में पूंजी की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। पूंजी के बिना अगर हम लोग सोचे कि किसी प्रकार का उत्पादन हो सके तो ऐसा संभव नहीं है। यानी पूंजी के अभाव में किसी भी प्रकार का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। जैसे खेती के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य के लिए जब हमें उत्पादन करना हो तो पूंजी की आवश्यकता पड़ ही जाती है।
पहले की अपेक्षा अब तो किसानों को और अधिक पूंजी की आवश्यकता हो रही है खेती करने के लिए। तो अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि पूंजी की व्यवस्था होती कैसे है, यानी पूंजी की व्यवस्था। अब हम क्या देखेंगे, पूंजी की व्यवस्था। तो पूंजी की व्यवस्था, अब जैसे कृषक वर्ग को ही हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। तो कृषक वर्ग दो भागों में होते हैं, एक छोटे किसान, एक छोटे किसान। अब इनके सामने भी पूंजी की व्यवस्था का समस्या है। और दूसरा मंझोले एवं बड़े किसान। इन लोग बड़े मंझोले या बड़े किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था कैसे की जाती है और छोटे किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो छोटे किसान कर्ज या उधार लेकर पूंजी की व्यवस्था करते हैं। छोटे किसान जो है उनके पास तो पूंजी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ऐसे में उन्हें या तो कर्ज लेना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है। और गांव के साहूकारों या गांव के बड़े किसानों से ये लोग क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं, एक ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं, व्यापारियों से कर्ज ले लेते हैं और अपनी खेती का काम करते हैं। और उससे प्राप्त उपज को इनसे जो भी उपज प्राप्त होती है ये सारे के सारे उसी कर्ज को चुकाने में समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इन लोगों के पास सदैव ही पूंजी का अभाव रहता है और जब भी खेती करनी होती है तो इन्हें कर्ज लेना ही पड़ता है, उधार लेना ही पड़ता है। अतः कह सकते हैं कि इनको अपने कर्ज को चुकाने में बड़ा कष्ट होता है। उदाहरण के लिए कहानी बताते हैं। मान लीजिए कि एक किसान है सविता नाम की, वो अपने जमीन पर जो है ना कि खेती की काम करते हैं। उनका 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन पर गेहूं पैदा करने के बारे में सोचते हैं कि हमको गेहूं उगाना है। अब इसके लिए उसे बीज की आवश्यकता पड़ेगी, खेत जुतवाने की आवश्यकता पड़ेगी, उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के लिए उसे पूंजी की जरूरत थी और उसके पास पूंजी का अभाव था। तो उसने क्या किया कि 1 बीघा जमीन पर जो है ना गेहूं के उपज के लिए उसने अपने गांव के साहूकार से 5,000 रुपए कर्ज ले लेती है। ये 5,000 रुपए उसे 10% के मासिक ब्याज पर कर्ज मिलता है। चूंकि गांव में जो ब्याज गांव में जो पैसे दिए जाते हैं उधार पर कर्ज पर, तो उसका जो ब्याज होता है वो मासिक ही होता है। तो 10 रुपए मासिक ब्याज पर वो कर्ज ले लेती है। इस प्रकार 5,000 रुपए के 500 रुपए प्रति माह उसका ब्याज बढ़ने लगता है। अब वो खेती करके जो भी उपज प्राप्त करती है तो उसे इस उपज से प्राप्त जो होता है तो पहले घर के खाने के लिए खर्च रखना होता है और उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उसको उधार चुकाने में उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। दूसरी बात, यह एक छोटी किसान थी सविता, इसीलिए उसको ये कर्ज इतना आसानी से मिला भी नहीं। इसको कर्ज इस शर्त पर मिलता है कि आपको 50 रुपए प्रतिदिन के मजदूरी के दर से जब खेतों में हमें काम लगेगा तो आपको हमारे खेतों में काम करना पड़ेगा। और इस शर्त को इसलिए सविता स्वीकार कर लेती है क्योंकि वह जानती है कि छोटे किसानों को कर्ज आसानी से नहीं मिलता। तो आप सोचिए कि वह मजदूरी करके भी अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है क्योंकि उसको मजबूरन उसके खेतों में काम करना है और बदले में मात्र 50 रुपए मिलेंगे। तो ये कहानी हमने इसलिए आप लोगों को बताया कि इससे हम समझ सकते हैं कि छोटे किसानों को किस तरह से पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है और उस पूंजी की व्यवस्था को चुकाने में कितना उन्हें कष्ट करना पड़ता है। अब पूंजी की व्यवस्था मंझोले एवं बड़े किसान की बात करें तो मंझोले या बड़े किसान फसल प्राप्त होने के बाद फसलों को बेचने से प्राप्त बचत से ही, यानी फसलों को बेच करके जो बचत प्राप्त होता है उससे इनके पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। यानी इनकी पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है तो खेती के बचत द्वारा इनकी पूंजी की व्यवस्था हो जाती है।
तो ये पूंजी जो है उत्पादन के साधन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अर्थात पूंजी के अभाव में भी हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो साधन है वह है संगठन। चौथा साधन क्या है? संगठन। संगठन जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब देखिए, भूमि, श्रम एवं पूंजी उत्पादन के तो साधन हैं ही, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यक है कि इन सबको एकत्रित करके और उत्पादन कार्य में लगाएं। मान लो हमारे पास पूंजी की व्यवस्था हो गई, श्रम भी हमारे पास व्यवस्था है, मान लीजिए हमको मजदूरा भी मिल गए, और भूमि की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन क्या केवल मजदूरों के आ जाने से, भूमि की व्यवस्था कर लेने से और पूंजी की व्यवस्था कर लेने से उत्पादन हो जाएगा? या उत्पादन करने के लिए इन सबको किस तरह से प्रयोग करना है ये भी जरूरी पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो इन सबका समुचित प्रयोग करके उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम दे सके। यानी संगठन को जो है ना उत्पादन प्रक्रिया का एक अंग माना जाता है, तो इसीलिए संगठन चौथा साधन कहलाता है, जिसको हम लोग व्यवस्थापक भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि बिना व्यवस्थापक के, बिना संगठनकर्ता के उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन के साधन संगठन या व्यवस्था होती है। तो संगठन को उत्पादन प्रक्रिया का सक्रिय साधन कहा जाता है। सक्रिय साधन कहा जाता है। सक्रिय साधन कहा जाता है। अब देखो, पूंजी की बात हम लोग करते हैं तो पूंजी निर्जीव वस्तु थी, इसलिए वो भी निष्क्रिय साधन हो गया। अब संगठन सजीव, तो फिर यह सक्रिय साधन हो गया, ठीक ना। भूमि, श्रम एवं पूंजी को एकत्रित कर उत्पादन कार्य में लगाने के लिए संगठनकर्ता या व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है, और ये जो कार्य किया जाता है इसको हम संगठन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों, उत्पादन के विभिन्न साधनों यथा भूमि, पूंजी, श्रम को एकत्रित कर उन्हें एकत्रित करके उन्हें उत्पादन में लगाने को ही संगठन या उद्यम कहते हैं। हम उम्मीद है कि आप लोगों को संगठन या उद्यम के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो जितने भी उत्पादन के साधन है, जैसे अभी हमने समझाया, जैसे मान लीजिए मकान बनाना है, तो मकान बनाना है तो हम कच्चे माल, मान लीजिए ईंट, सीमेंट, छड़, सबकी व्यवस्था कर लेते हैं, लेबर खोज लेते हैं और जमीन की प्लॉट भी खोज लेते हैं। क्या ये इतना व्यवस्था हो जाने से घर बनने लगेगा? की जरूरत है कि इन सबको इकट्ठा करके और किसका क्या काम है उसको दे करके ये काम करवाया जाए कि आप लोग घर बनाइए, लेबर लोग आप ये काम कीजिए, मिस्त्री आप ये काम कीजिए, ईंट का प्रयोग यहाँ करना है। ये सारी चीजें जो व्यवस्थित करेगा उसी को व्यवस्थापक या संगठनकर्ता करेंगे, और इस प्रक्रिया को व्यवस्था या संगठन करते हैं। तो बिना व्यवस्था एवं संगठन की क्या उत्पादन कार्य संभव हो पाएगा? तो उत्पादन का चौथा साधन क्या हो गया? संगठन या व्यवस्था।
अगर प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में देखा जाए